Good morning, students. Welcome to next lecture. As you know, we have started chapter number 3, that is a human reproduction. We have discussed some topic of this chapter, and recently in the last lecture we have discussed about menstruation cycle. So menstruation cycle में mainly जो control है वो हार्मोन्स का है, और हार्मोन जो मेन है दैट इज FSH and LH जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, और वो कमांड देता है ओवरी को, और ओवरी रिलीज करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इन्हीं हार्मोन्स के कंट्रोल में सारा जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बॉडी में कंट्रोल होता है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। हमें पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कि अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो दैट लीड टू द प्रेगनेंसी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है देन दैट लीड टू अगेन अ न्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो हम अब फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मान लो फर्टिलाइजेशन हो गई तो वो कैसे होगी, और उसके बाद इम्प्लांटेशन कैसे होगी। सो ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब कॉपुलेशन होती है, कॉपुलेशन मीन्स दैट इज द ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मेल इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल, दैट इज अ copulation. The another term for copulation is coitus. तो जब मेल की पेनिस के थ्रू जो स्पर्म्स हैं या सीमेन है वो फीमेल की बॉडी में इन द वेजाइना, और यू कैन से दैट इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल ट्रांसफ़र होता है, उस प्रोसेस को कॉपुलेशन कहते हैं। एंड दैट कॉपुलेशन इज़ आल्सो नोन एज अ इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब किसी चीज़ को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, और मेल ने जब सीमेन को ट्रांसफ़र कर दिया, सीमेन कंटेन द स्पर्म्स, एज यू नो सीमेन में ही स्पर्म्स होते हैं, तो जब उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया तो उस प्रोसेस को हम कॉपुलेशन भी कहेंगे या फिर उसको इंसेमिनेशन भी कहते हैं। जो स्पर्म होते हैं उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं कि वो मोटाइल होते हैं, उनमें टेल होती है। स्पर्म जो है वो बहुत फास्ट मूव करते हैं। सो जैसे ही सीमेन जो है वो वेजाइना में रिलीज़ होता है, सो जब सीमेन जो है अलॉन्ग विद द स्पर्म फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफ़र होता है, तो वेजाइना से जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दैट इज़ अ सर्विक्स। देन सर्विक्स के आगे यूट्रस, तो वो उस रास्ते से होता है वेजाइना से सर्विक्स से फिर यूट्रस, एंड यूट्रस से फिर एम्पुला और आइस्थमस का जो जंक्शन है। एम्पुला और आइस्थमस किसका पार्ट थे? फिलोपियन ट्यूब के। आपने पढ़ा था कि उसके 3 पार्ट थे, दैट इज इंफर्टिबुलम, देन एम्पुला एंड देन आइस्थमस। आइस्थमस फिलोपियन ट्यूब का वो पार्ट था जो डायरेक्ट यूट्रस के साथ टच होता है या उसके साथ कनेक्ट होता है, जो पूरी की पूरी फिलोपियन ट्यूब को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है। तो यू कैन से दैट कि ओवरी के साइड से स्टार्ट करें तो जो लास्ट पार्ट है फिलोपियन ट्यूब का दैट इज़ द आइस्थमस। सो जो स्पर्म्स हैं दैट विल travel the journey from the vagina to cervix to uterus, and uterus to ampulla isthmus junction। उसके आगे इसलिए नहीं गए क्योंकि जो एग है वो ऑलरेडी जो है वो वहाँ पे पहुँच चुका होता है। अगर फीमेल में ओवुलेशन हो गई है और उसके बाद उसकी बॉडी में मेल ने स्पर्म ट्रांसफ़र किए हैं, तो एग जो है वो वेट करता है एम्पुला आइस्थमस के जंक्शन पर स्पर्म का, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए 2 दिन के लिए, हमने पढ़ा था कि जैसे मान लो वो 30th डे पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 30th या 14th डे पर वो रिलीज़ हुआ, तो उसके बाद वो 16th डे तक वहीं रहेगा, एम्पुला आइस्थमस जंक्शन में ही बैठा रहेगा। द एग विल वेट फॉर द स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से स्पर्म को वहाँ तक मूवमेंट या वहाँ तक उनको ट्रैवल करना होगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। सो जो आप देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हो रही है, जहाँ बी डायग्राम बना रखा है, वो हो रही है एम्पुला आइस्थमस के जंक्शन पर। तो एग यहाँ पे वेट कर रहा था। अगर जूम करके देखें हम तो देखिए एग रिलीज़ हुआ ओवरी से, ए लेबल किया हुआ है उसको, उसके बाद बी, तो यहाँ पे बी जगह जो है वो एम्पुला आइस्थमस का जंक्शन है। यहाँ पे एग वेट कर रहा है स्पर्म का, और स्पर्म जो हैं वो वेजाइना से होते हुए देन सर्विक्स, देन यूट्रस, देन फिलोपियन ट्यूब के आइस्थमस पार्ट को क्रॉस करते हुए वहाँ पहुँच गए जहाँ पे एग पहले से बैठा हुआ था, एग वहाँ पे प्रेजेंट था एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड आइस्थमस। तो इस तरह से एग जो है वो वहाँ पे जो है वो ऑलरेडी वेट कर रहा होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। सो जो ट्रांसपोर्टेड एग है, अगर तो उस ओवुलेशन टाइम में जब एग रिलीज़ हुआ है, मान लो 14th डे पे हुआ है, तो 16 डे तक 2 दिन तक वहीं रहेगा, क्योंकि 2 डेज़ का ऑलमोस्ट 2 डेज़ का उसका सर्वाइवल पीरियड होता है। अगर उसी टाइम पे मेल के स्पर्म वहाँ पहुँच जाते हैं या मेल ट्रांसफ़र कर देता है फीमेल की बॉडी में स्पर्म, तो उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ द मेच्योर एग विद द
स्पर्म, दैट इज़ नोन एज अ फर्टिलाइजेशन। इसलिए जो है अगर फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन के होना ज़रूरी है तब फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन तब होगी जब स्पर्म और एग जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो फीमेल की बॉडी में रिलीज़ हों। जिस टाइम पे एग रिलीज़ हुआ है ओवुलेशन टाइम में, उसी टाइम पे जो है वो अगर स्पर्म ट्रांसफ़र किए जाएं फीमेल की बॉडी में तभी फर्टिलाइजेशन होगी। अगर उन डेज से पहले या बिफोर या आफ्टर रिलीज़ किया गया स्पर्म जब अभी तक या तो एग पहुंचा नहीं है या फिर एग वहां पहुंच के उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़ीरो होते हैं। सो ये ज़रूरी है कि जब ओवुलेशन हुई है उसी टाइम पे जो है वो स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र किए जाएँ तभी फर्टिलाइजेशन होगी। अदरवाइज़ उससे पहले के पीरियड को, ओवुलेशन से पहले अगर स्पर्म ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो वो भी सेफ पीरियड माना जाता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी क्योंकि एग ही अभी नहीं पहुंचा है और उसको सेफ पीरियड कहते हैं। और अगर ओवुलेशन क्रॉस करने के बाद मान लो 14th डे पर ओवुलेशन हुई है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, तो अगर 16 डे के बाद 2 या 3 दिन के बाद एग डिज़ोल्व हो जाएगा अपने आप, तो उसके बाद अगर स्पर्म ट्रांसफ़र किए जाते हैं तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो उसको भी सेफ पीरियड माना जाता है फीमेल में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो अगर फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन करवानी है या फीमेल की प्रेगनेंसी जो है वो डिज़ायरेबल है तो उनकी रिलीज़ जो है स्पर्म की रिलीज़ फीमेल की बॉडी में और ओवुलेशन जो फीमेल की बॉडी में हुई है वो साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है जो प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न, मैंने बताया कि स्पर्म और ओवम की फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, लगभग 200 मिलियन स्पर्म जो हैं वो 4 to 5 ml सीमेन में होते हैं और इतना सीमेन जो है वो एक बार में फीमेल की बॉडी में रिलीज़ किया जाता है। उन 200 स्पर्म में से सिर्फ 1 स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज़ करता है। सो जैसे ही स्पर्म वेजाइना में ट्रांसफ़र होते हैं वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं या स्विम करना शुरू कर देते हैं। सो उनमें से 200 मिलियन स्पर्म में जो सबसे फास्टेस्ट स्पर्म होगा, जो सबसे पहले जाके एग को टच कर देगा, एग के साथ अपनी अटैचमेंट करवा देगा, वही फर्टिलाइजेशन करवाएगा। उसके बाद चाहे जितने मर्जी स्पर्म उसको टच करते रहें, फीमेल का जो एग है उसमें ऐसे चेंजेस हो जाते हैं वॉल में कि उससे अलावा, एक के अलावा कोई दूसरा स्पर्म उसके अंदर एंटर ही नहीं हो पाता, चाहे वो वहाँ तक पहुँच भी गया है। जो सबसे पहले पहुँचेगा वो फर्टिलाइजेशन कर देगा, जो बाद में आएंगे वो एंटर ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि एग में चेंजेस हो चुके होते हैं। सो क्या होता है कि जब स्पर्म, जैसे ही फर्स्ट स्पर्म पहुंचा तो जो एग की बाहर की लेयर थी जोना प्लूइडिका, वो उस जोना प्लूइडिका को अपने एक्रोसोम की हेल्प से टच करता है और जोना प्लूइडिका में होते हैं रिसेप्टर्स। वो एक्रोसोम को पहचान लेते हैं और उसकी एंट्री अंदर करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ द सम एंजाइम्स रिलीज्ड बाय एक्रोसोम। जैसे ही स्पर्म का हेड, जिसके ऊपर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, जिसको कैप कहते हैं, हेड के ऊपर कैप होती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं, जैसे ही वो जोना प्लूइडिका को टच करेगा, एक्रोसोम से कुछ एक एंजाइम निकलेंगे और जोना प्लूइडिका के जो रिसेप्टर हैं वो उनको पहचान लेंगे और इस तरह से उस स्पर्म की हेड की एंट्री जो है या स्पर्म की पूरी की एंट्री जो है वो एग के अंदर हो जाएगी। और उसकी एंट्री होने के बाद बाहर की जो मेम्ब्रेन है, जो कॉर्ना रेडिएटा है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, जोना प्लूइडिका है, इसके सारे के सारे रिसेप्टर जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और एक टफ वॉल बन जाएगी और दूसरे स्पर्म जो हैं वो एग तक नहीं पहुँच पाएंगे। आप सेल्स ऑफ कॉर्ना रेडिएटा देख रहे हैं, दे आर लूज सेल, उनके बीच में स्पेसिस हैं। ये जो स्पेसिस हैं वो स्पर्म की एंट्री के लिए हैं। जब एक स्पर्म एंटर हो गया और जोना प्लूइडिका को टच करके वो अंदर चला गया, ओवम के अंदर चला गया, उसके बाद ये कॉर्ना रेडिएटा के सेल जो हैं बिल्कुल टाइट मेम्ब्रेन बने, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे और बिल्कुल टाइट मेम्ब्रेन बना देंगे जिससे कोई दूसरा स्पर्म जो है वो जोना प्लूइडिका को टच नहीं कर पाएगा। तो ये एक सेफ्टी मेजर है जिससे एक ही स्पर्म जो है वो एग के अंदर जो है वो एंटर हो, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर एंटर हुए तो वो एम्ब्रियो डिफॉर्म्ड होगा या वो एम्ब्रियो ट्रिप्लाइड या बन जाएगा या जो है उसके अंदर 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे, तो वो एम्ब्रियो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा या वो एबनॉर्मल एम्ब्रियो होगा। सो जैसे ही स्पर्म जो है वो अंदर एंटर कर जाता है फीमेल के ओवम के साइटोप्लाज्म में, पहले वो जोना प्लूइडिका को, कॉर्ना रेडिएटा को क्रॉस किया, कॉर्ना रेडिएटा के बाद उसने जोना प्लूइडिका को क्रॉस किया, उसके बाद वो कहाँ चला गया, ओवम के साइटोप्लाज्म में चला गया।
कोर्ना रेडिटा, जोना प्लेडिका और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों को क्रॉस करता हुआ, जिसको इन्होंने नाम दिया है प्री बिटिलाइन मेम्ब्रेन। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं, इन 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फर्स्ट स्पर्म जो है वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, जहाँ पे इन्होंने ग्रीन कलर का शेडो कर रखा है या ग्रीन कलर का शेड दे रखा है और लिखा है ओबम। यहाँ पे ये एंटर हो जाएगा। एंटर होने के बाद क्या होगा, जो ओबम है, जो यहाँ ओबम दिखा रखा है, इसमें हमने पढ़ा था कि ओबम जो है जब ओवरी से रिलीज़ हुआ था, जो मेच्योर ग्राफिकन फॉलिकल से एग रिलीज़ हुआ था, दैट इज़ इन द मियोसिस फर्स्ट फेज़ कंप्लीट की थी और मियोसिस 2 उसकी अभी होनी थी। तो मियोसिस फर्स्ट उसकी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन मियोसिस 2 अभी उसने करनी थी। तो जैसे ही स्पर्म एंटर हुआ और मेल न्यूक्लियस जो है वो रिलीज़ हुआ ओबम के साइटोप्लाज्म में, इसको एक तरह से सिग्नल मिल जाएगा ओबम के न्यूक्लियस को कि वो मियोसिस 2 भी कंप्लीट करे। ये आपने बात ध्यान रखनी है कि अभी तक ओबम का न्यूक्लियस जो है वो मियोसिस 1 फेज़ कंप्लीट कर चुका है, मियोसिस 2 उसने नहीं की है। मियोसिस 2 उसको वो अब करेगा जब स्पर्म उसके अंदर एंटर हो जाएगा। स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो ओबम के साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाएगा, तो उसको ट्रिगर मिलेगा, उसको सिग्नल मिलेगा और वो मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगा। जैसे मियोसिस 1 के टाइम एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस और एक पोलर बॉडी बनी थी, जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहा गया था, जो बाद में डिसॉल्व हो गई थी, वैसे ही सेकेंड मियोसिस के टाइम भी सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगी, जिसमें एक हैप्लॉइड ओबम, जिसको ऊटिड कहेंगे, और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, जो बाद में डिसॉल्व हो जाएगी। अब जो मियोसिस 1 के बाद न्यूक्लियस बना था ओबम का, उसके अंदर DNA अमाउंट तो डबल था, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ थे। तो इसलिए मियोसिस 2 हुई, DNA अमाउंट को भी हाफ करने के लिए। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ मियोसिस 2। तो इसलिए मियोसिस 2 हुई और एक कंप्लीट हैप्लॉइड एग या ऊटिड बन गया और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी, जो बाद में जो है वो डीजनरेट हो जाएगी। सो अब जो है जब वो मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगा एग का न्यूक्लियस, अब जाके जो स्पर्म का न्यूक्लियस था, जिसको मेल न्यूक्लियस कहेंगे, और फीमेल का न्यूक्लियस, जिसको एग का न्यूक्लियस कहेंगे, वो दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट। जाइगोट जो में है वो डिप्लॉइड जो है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे। ह्यूमन की बात करें तो 46, क्योंकि 23 क्रोमोसोम एग के अंदर, 23 क्रोमोसोम स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर। सो टोटल कितने हो गए जाइगोट के अंदर, 46। उसके बाद आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि तो सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द मेल। मेल के पास वो पावर है कि वो सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमिन करता है कि वेदर दैट इज़ अ नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग विल बी बेबी गर्ल और बेबी बॉय। कैसे है ये, क्योंकि आपको पता है कि जो एग है या फीमेल में जो एग बनता है उसमें हमेशा जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज़ एक्स एंड एक्स, दो होमोजीनस या यू कैन से दैट होमोगेमेटिक है फीमेल, जिसमें सेम क्रोमोसोम होते हैं, एक्स 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 क्रोमोसोम। और मेल के अंदर जो है वो 2 डिफरेंट तरह के हेटेरोगेमेटिक है, ये 2 डिफरेंट तरह के क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। तो अगर जो स्पर्म है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल का जो एग है उसके अंदर भी एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स एक्स फ्यूज़ करेंगे तो बेबी गर्ल बर्थ लेगी। और अगर स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम वाले एग के साथ फ्यूज़ करेगा, तो फिर बेबी बॉय बर्थ लेगा। तो फीमेल के पास तो हमेशा सेम ही क्रोमोसोम रहेगा, एक्स। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि बॉय होगा या गर्ल होगी, वो कौन डिसाइड कर रहा है, स्पर्म। अगर वो एक्स वाला स्पर्म आ रहा है तो गर्ल होगी, अगर वाई वाला स्पर्म आ रहा है तो बॉय होगी। तो साइंटिफिकली हम ये कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन का सेक्स कैसा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ये मेल ही, जो फीमेल पार्टनर है वो ही डिसाइड करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है अब जाइगोट में क्या चेंजेस होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं, ए डायग्राम देख रहे हैं, ये है एक मेच्योर एग जो रिलीज़ हुआ, बी जो फर्टिलाइजेशन हो रही है जो एम्पुला आइस्थमस के जंक्शन में होगी। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल बॉडी एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला आइस्थमस। उसके बाद इसमें माइटोटिक डिवीज़न शुरू हो जाएंगे। आपको पता है कि मियोसिस डिवीज़न तभी होती है जब हैप्लॉइड गमीट्स बनाने होते हैं। तो जब जाइगोट बनने से पहले जब स्पर्म और एग जो गमीट्स थे मेल और फीमेल के, जब ये बने तो इनमें मियोसिस हुई। लेकिन अब उसके बाद जाइगोट बन गया है, जाइगोट ने सिर्फ अपना सेल का नंबर बढ़ाना है, अब उसको कोई किसी तरह की हैप्लॉइड गमीट्स नहीं बनाने हैं, उसने सिर्फ अपना साइज़ बड़ा करना है या सेल के नंबर बढ़ाने हैं। तो सेल का नंबर ज़्यादा करने के लिए कौन सी डिवीज़न होती है, माइटोटिक डिवीज़न। सो अब जाइगोट में माइटोटिक डिवीज़न होगी
जिससे जाइगोट के जो सिंगल सेल जाइगोट है उससे 2 सेल बनेंगे, 4 बनेंगे, लेकिन सारे के सारे कैसे होंगे, इक्वल इन क्रोमोसोम नंबर। जैसा जाइगोट में 46 क्रोमोसोम है उससे जो नेक्स्ट सेल बनेंगे उनके अंदर भी 46 ही होंगे और सिमिलर होंगे जाइगोट के सेल की तरह, बिकॉज माइटोटिक डिवीजन का एक एक्स्ट्रिक फीचर है कि वो इक्वेशनल डिवीजन है। ये भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जाइगोट में डिवीज़न शुरू हो जाएगी या फिर माइटोटिक डिवीज़न होगी और वो फिर 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल या 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो जाइगोट में डिवीज़न स्टार्ट हुई या फिर उसमें जो है माइटोटिक डिवीज़न शुरू हो गई, उस प्रोसेस को कहते हैं क्लीवेज। जाइगोट का जो है वो नए सेल बनना शुरू हो गए, 1 सेल से 2, 2 से 4, इस तरह से उसको क्लीवेज कहेंगे। फिर जाइगोट जैसे जैसे उसमें सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, जब वो 16 सेल का एक बॉल बन जाएगा तो उसको जो सेल हैं उनको कहा जाएगा ब्लास्टोमेयर्स। जो जाइगोट के अंदर जब 16 सेल बन जाएंगे तो उन 16 सेल का नाम बन जाएगा ब्लास्टोमेयर्स। और जैसे जैसे जाइगोट में डिवीज़न होती जाएगी, जैसे जाइगोट से 1 सेल से जाइगोट था, डिप्लॉइड सेल था, उससे 2 बने, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से। तो वैसे वैसे वो मूव भी करता जाएगा, वो वहीं नहीं पड़ा रहेगा। आप देखो सी फर्टिलाइजेशन के बाद सी डायग्राम है, वो थोड़ा आगे जो है वो मूव कर गया, सी से डी में पहुंच गया, डी पोजीशन में, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, इस तरह से वो आगे यूट्रस की तरफ जा रहा है, क्योंकि बेबी की जो डेवलपमेंट होनी है, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होनी है, वो यूट्रस में होनी है, तो वो मूवमेंट भी साथ के साथ करता रहेगा। 16 सेल स्टेज तक उसका नाम, उसके सेल का नाम रहेगा ब्लास्टोमेयर। फिर वो 8 to 16 सेल स्टेज के बाद जो है वो 16 सेल की स्टेज के बाद वो बन जाएगा 32 सेल स्टेज, और जब वो 32 सेल स्टेज में पहुंच जाता है तो उसका नाम बन जाता है मोरुला। जब उसमें 32 सेल हो जाएंगे, द नेम ऑफ द जाइगोट बिकम मोरुला। और मोरुला जो है वो फर्दर डिवाइड करता रहेगा और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। तो ये आपने नाम याद रखने हैं कि जब तक वो 16 सेल स्टेज में था तो उसका नाम था ब्लास्टोमेयर, उसके जितने भी सेल थे उनका नाम था ब्लास्टोमेयर। फिर वो 32 सेल स्टेज में पहुंच गया तो वो बन गया मोरुला। फिर मोरुला से आगे वो जब और उसमें ज़्यादा डिवीज़न हुई, मान लो 64 सेल बन गए या उससे भी डबल हो गए, तो वो कौन से सेल, उसकी क्या नाम बन गया, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट में जितने भी सेल हैं उनको नाम दिया जाएगा ब्लास्टोमेयर्स। तो आपने ब्लास्टोमेयर्स में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। जब वो 16 सेल का था जाइगोट तो उसके जितने भी सेल थे उनका नाम था ब्लास्टोमेयर, और जब वो 32 सेल से ज़्यादा सेल का एक बॉल बन गया, मोरुला से थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसका नाम बन गया ब्लास्टोसिस्ट। तब भी उसके सेल का नाम क्या रहा, ब्लास्टोमेयर्स ही रहा, इंडिविजुअल सेल का नाम ब्लास्टोमेयर्स। और जो बड़ा सा बॉल बन गया 64 या 128 सेल का, उसका नाम ब्लास्टोसिस्ट बन गया, जो मोरुला के बाद बनता है। और मोरुला क्या है, जब उस जाइगोट के अंदर 32 सेल हैं अभी तक, तो उसका नाम मोरुला है। तो जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा तब जाके वो यूट्रस में पहुंच जाएगा। दैट इज़ अ डायग्राम में देखें आप, जब ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में है तब इसकी जो है वो इम्प्लांटेशन यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल के साथ हो जाएगी। डायग्राम में आप देख रहे हैं, जब ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में पहुंचेगा तो उसमें 2 लेयर्स बन जाएंगी। इसमें जितने भी सेल हैं वो 2 लेयर में डिवाइड हो जाएंगे। जो बाहर वाली लेयर है उसको कहा जाएगा ट्रोफोब्लास्ट, जैसे आप जी डायग्राम में दिख रहे हैं जिसमें लेबल किया हो ब्लास्टोसिस्ट। तो उसमें कुछ सेल जो है वो आउटर लेयर बना देंगे जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाएगा, और कुछ सेल जो वो एक ग्रुप बना लेंगे और एक तरफ जो है वो अटैच हो जाएंगे, और बाकी की कैविटी जो अंदर जो है वो खाली कैविटी बना देंगे जिसमें फ्लूइड भर जाएगा। तो जो एक तरफ ग्रुप ऑफ सेल अटैच हो गए उनको कहा जाएगा इनर सेल मास। ये डिफरेंस है मोरुला और ब्लास्टुला में, या ब्लास्टोसिस्ट में। मोरुला इज अ सॉलिड मास ऑफ सेल जिसमें सारे के सारे सेल सेंटर में हैं और सब एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ब्लास्टोसिस्ट में कुछ सेल ने जो है वो एक लेयर बना ली चारों तरफ, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहा गया, और कुछ सेल ग्रुप में एक तरफ जुड़ गए, एक साइड हो गए, और बाकी पूरा का पूरा अंदर का सेल उन्होंने अंदर की स्पेस खाली कर दी जिसमें फ्लूइड भर गया। तो जो एक तरफ सेल जो हैं, कुछ एक सेल जो हैं एक तरफ उन्होंने ग्रुप बना लिया, उनको कहा जाएगा इनर सेल मास, या उसको एम्ब्रियोनिक नोब भी कहते हैं, क्योंकि यही इनर सेल मास के सेल बाद में आगे चल के एम्ब्रियो बनाएंगे और एम्ब्रियो से बेबी डेवलप होगा। तो ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम है, जो ट्रोफोब्लास्ट बाहर का है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाएगा उस एम्ब्रियो के, या एम्ब्रियो की एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा। ये जो डेवलपमेंट होगी फिर कैसे एम्ब्रियो से नया जनरेशन या पूरी की पूरी बॉडी बनेगी, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना याद रखना है आपने कि जो ब्लास्टोसिस्ट बना उसके कुछ एक सेल बाहर आउटर लेयर में अरेंज हो गए जिनको ट्रोफोब्लास्ट कहा गया, कुछ एक सेल जो है वो इनर सेल मास बना दिया। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो अटैच करवा देंगे उस
एम्ब्रियो को, जो अंदर बंद एम्ब्रियो है, इनर सेल मास, उसको एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच करवा देंगे और इनर सेल मास के जो सेल है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगे। और जैसे ही वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हुआ, यूट्रस की वॉल ग्रो करेगी, एंडोमेट्रियम ग्रो करेगी और पूरी की पूरी जो है वो उस ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से कवर करके अपने अंदर ले लेगी या उसको चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी, एक कवर बना देगी और ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा, या यू कैन से दैट अंदर पूरी तरह अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम के साथ। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि आप जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एक पॉइंट पे ही यूट्रस की वॉल के साथ जुड़ा हुआ है, नो, वो जैसे ही उसको टच करेगा यूट्रस की वॉल के साथ, यूट्रस की वॉल चारों तरफ से उसको कवर कर लेगी और अपने अंदर पूरी तरह उसको जो है वो एनक्लोज कर लेगी, जिससे उसको पूरी तरह न्यूट्रिशन चारों तरफ से प्रोवाइड करवा सके। और इस प्रोसेस को, जो उस यूट्रस की वॉल के साथ उसकी अटैचमेंट हुई ब्लास्टोसिस्ट की और यूट्रस की वॉल ने उसको चारों तरफ से कवर कर लिया, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। एंड दिस लीड्स टू द प्रेगनेंसी। जैसे ही वो अटैच हो गया और उसने ग्रोथ शुरू कर दी तो दैट फीमेल बिकम प्रेग्नेंट। अब इस डायग्राम में हम ये सारे स्टेजेस क्लियर देख सकते हैं। जैसे ओवम है जो ओवरी से रिलीज़ हुआ, फिर उसकी फर्टिलाइजेशन हुई, वन स्पर्म से, स्पर्म्स तो बहुत सारे पहुंचे लेकिन फर्टिलाइज एक ही कर पाया। उसके बाद फ्यूज़न हुई मेल और फीमेल न्यूक्लियस की, जो यहाँ ब्लू कलर के दिखा रखे हैं, और क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट कहाँ बना, एम्प्लाइस्थमस जंक्शन पर। देन जाइगोट में फिर माइटोटिक डिवीजन हुई, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। ये जो डिवीजन हो रही है इसको क्लीवेज कहा जाएगा। देन 32 सेल स्टेज का क्या बन गया, मोरूला। मोरूला से फिर क्या बन गया, उसमें और सेल नए ऐड हुए, मोरूला में और ज़्यादा डिवीजन हुई और वो एक ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर जो प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, जो ब्लास्टोसिस्ट के सेल ने खुद ही बनाई, कुछ सेल उसके चारों ओर अरेंज हो गए गोलाई में, उनको ट्रोफोब्लास्ट कहा गया। और कुछ सेल एक तरफ जो है वो उन्होंने मास बना लिया और ट्रोफोब्लास्ट के साथ जुड़ गए, उनको इनर सेल मास कहा गया। और बाकी कैविटी उन्होंने खाली छोड़ दी जिसके अंदर फ्लूइड भर गया। जैसे जैसे ये डिवीज़न हो रही थी और जैसे जैसे नए सेल बन रहे थे वैसे वैसे जाइगोट मूवमेंट भी कर रहा था। अब देखो 2 सेल स्टेज, 4, 8 सेल स्टेज वाले सेल जो सेल बना या मोरूला बना, ब्लास्टोसिस्ट बना, ये सारे मूवमेंट भी कर रहे हैं। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन के कम्प्लीट हुआ वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल के साथ खुद को अटैच करवा लेगा एंड दिस इज़ नोन एज अ इम्प्लांटेशन। तो ये इसके बाद जो है वो फर्दर प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी या फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इंपॉर्टेंट है पेपर में ये जो आप डायग्राम सामने देख रहे हैं 3.10, एक ओवम की, मेच्योर ओवम की डायग्राम ये ड्रॉ करने के लिए बहुत बार आ जाती है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बहुत बार पूछी गई है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, या ये जो डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करके आप फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस प्लस इम्प्लांटेशन के बारे में बता सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो के साथ मैं एक लिंक शेयर करूँगी जिसकी एनिमेटेड वीडियो होगा, वो उस एनिमेटेड वीडियो से आप बिल्कुल क्लेरिफाई कर सकते हैं कि कैसे ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग। नेक्स्ट टॉपिक प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे, तो आपने कुछ एक इसके बारे में रीडिंग करके आनी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।